बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दर्शन न्यूज़ में। और ये खबर है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास की। सैयद मोहम्मद तारिक उर्फ रूबी भाई जदयू नेता एवं परम मित्र बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड सैयद अफजल अब्बास ने अपने घर पर एक बैठक की, जिसमें सैयद अफजल अब्बास के प्रशंसकों ने भाग लिया। इसमें धीरेन्द्र सिंह जी, सैयद मोहम्मद आफ्ताब आलम, सैयद मोहम्मद सरफराज ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इस बात पर चर्चा हुई, अफजल अब्बास बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। उनके भविष्य के प्लान पर भी चर्चा हुई और हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में भी जिक्र हुआ। इन लोगों ने कहा कि हम लोग बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लेंगे। अगर बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है तो इससे अवाम को बहुत फ़ायदा होगा, जैसा कि अफजल अब्बास साहब का सपना है। इस हॉस्पिटल में तमाम तरह की बीमारियों का इलाज कराया जाएगा। इस अवसर पर मोहम्मद परवेज़ अनवर, फ्रीलांस रिपोर्टर, बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल ने इनका इंटरव्यू भी लिया और दोस्तों ने अपनी अपनी भावनाएं और उनके विचार को प्रकट किया। जी, मैं मोहम्मद परवेज़ अनवर, बिहार दर्शन का फ्रीलांस न्यूज़ रिपोर्टर। हम लोग बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब से मोहम्मद तारिक साहब उर्फ रूही भाई, उनके आवास पे लालबाग में है, वहाँ गुफ्तगू कई की हम लोगों ने। और अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक सवाल है कि बिहार से शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब, उन्होंने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं हज़रत इमाम हुसैन के नाम से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं, जहां पर तमाम तरह की बीमारियों का इलाज होगा। इस बारे में रूबी भाई आप ये बताइए कि उनसे गुफ्तगू आपकी होती रहती होगी, पुराने मित्र आप उनके हैं। आप बताइए कि इस इमाम हुसैन हॉस्पिटल के बारे में आप क्या जानते हैं और किस तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या उनका प्लान है, कुछ इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि अभी वो चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन बनने से पहले ही उनका एक सोच था जी कि पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल हो तो पूरे बिहार में उसका नाम हो। जो लोग बिहार से जाते हैं बाहर इलाज कराने, वो उनको सुविधा यही मिले। तो उन्होंने बोला कि मैं ये हजरत हजरत इमाम हुसैन के नाम से एक हॉस्पिटल चाहते हैं। तो बोला ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट और सोच है वो शायद जब उसका स्टार्ट होगा, उसका शिलान्यास होगा, जी बनेगा, तो जितनी आवाम है उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं होगा। एक ऐसा होगा कि थ्रोली पूरा A to Z बीमारी का इलाज वहाँ हो जी। और नॉमिनल रजिस्ट्रेशन होगा, 2-4-10 रुपए का एक पर्ची होगी, कटाइए और जाइए और इलाज कराइए, बाकी दवा वाकर जो है आप अपना। मतलब आपका कहना है कि जैसे वहाँ आपका ये कहना है कि वहाँ फिजिशियन डॉक्टर बैठेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट बैठेंगे, ऑर्थोपेडिक के जो एक्सपर्ट सर्जन होते हैं वो बैठेंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो बैठेंगे। ये मतलब ये कि आपका कहना है कि तमाम तरह के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो आजकल खास मर्ज हैं, दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, हार्ट से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, जो आपकी किडनी जुड़ी डायलिसिस वगैरह होता है, ये तमाम तरह होगा और ये सब मुफ्त या बहुत कम खर्चे पे उनका इलाज। मतलब उसको मुफ्ती समझिए। लोग लाखों लाख जाके लगाते हैं, वो 2-4-500 माने नहीं रखता है, तो इतना होगा कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं जी। किसी के आगे आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से आए और आराम से इलाज कराए। तो मतलब आपका कहना यह है कि बिहार भर से जो लोग जो है वहाँ इलाज कराने आ सकते हैं और उसमें जात पात धर्म इसका कोई तफरका नहीं है। कोई भी बिहार का कोई भी आवाम होगा वो वहाँ जा करके अपना इलाज करा सकेगा। तो ये थे सैयद मोहम्मद तारिक साहब और ये सैयद अफजल अब्बास साहब, माननीय सैयद अफजल अब्बास साहब, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हज़रत इमाम हुसैन के नाम से वो हॉस्पिटल बनाएंगे। तो ये काफ़ी नेक ख्याल उनका है। इससे जो आने वाले वक्त में बिहार की आवाम मुस्तफीज़ होगी, बिहार की जनता जो है इससे फ़ायदा उठाएगी। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सैयद मोहम्मद तारिक साहब को और उनके मित्र जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब को, बिहार से शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और नीतीश कुमार साहब को, जिन्होंने सैयद अफजल अब्बास साहब को जो है बनाया है बिहार से शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन। और मैं चाहता हूँ, बिहार दर्शन चैनल भी चाहता है कि ऐसा हॉस्पिटल बने ताकि बिहार की जनता को इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। दिस मोहम्मद परवेज़ अनवर फॉर बिहार दर्शन न्यूज़। मैं मोहम्मद परवेज़ अनवर, न्यूज़ रिपोर्टर, बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल। मैं आज लाल बाग में हूँ,
जनाब सैयद मोहम्मद तारिक साहब के आशियाने पे तारिक साहब मोहम्मद रूबी के नाम से ज़्यादा फेमस है, माशाल्लाह सब लोग इनको जानते हैं। अभी सैयद अफजल अब्बास साहब जो बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, तो उस वक्त लोगों ने जाना कि जनाब रूबी साहब जो हैं चेयरमैन अफजल अब्बास साहब के कितने करीब हैं। इन्होंने जो 29 तारीख की उनका जो प्रोग्राम था, जिस दिन उनको जो है चिट्ठी हैंडओवर की गई, आपको बनाया गया बिहार से शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, उस वक्त जो समर्थकों की भीड़ थी और जो काफ़िला था, जो काफ़िला वहाँ से हज भवन से निकल करके पटना सिटी तक आता है, उसको पूरे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करने वाले सैयद मोहम्मद तारिक उर्फ रूबी साहब ही थे और बिल्कुल कूल काम हो करके इन्होंने उस काम को अंजाम दिया। तो आज मैं उनके आशियाने बैठा हूँ, जहाँ उनके जो है ख़ास दोस्त लोग बैठे हैं, तो मैं 1 बाय 1 लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ। तो जी हुजूर, जनाब धीरेंद्र साहब, आप अपने बारे में बताएं। सबसे बोलिएगा धीरेंद्र साहब, आप बताइए अपने बारे में। मैं धीरेंद्र कुमार, पटना सिटी के रहने वाले हूँ। जी, तो आप जनाब मोहम्मद रूबी साहब के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं? फ्रेंड है जी। आप जनाब? हम सरफराज अहमद, हम रूबी साहब के बचपन के दोस्त हैं। जी। और आप जनाब? मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ, मैं आलमगंज मोहल्ले में रहता हूँ और रूबी से हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। जी। बस यूँ समझ लीजिए कि वो छोटे बड़े भाई की हैसियत से हैं। तो अब हम लोग मुखातिब हो रहे हैं जनाब मोहम्मद तारिक साहब उर्फ रूबी भाई से। तो रूबी साहब, आप ये बताइए कि आप लोग जो अब यहाँ बैठे हैं दोस्तों के साथ और आप सैयद अफजल अब्बास साहब के फ्रेंड हैं, तो आपका इन दोस्तों के बारे में, अपने सैयद अफजल अब्बास साहब के बारे में जो बिहार से शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए गए हैं, आपका क्या कहना है? कब से उनसे दोस्ती आपकी है? सैयद अब्बास साहब से मेरी दोस्ती तकरीबन 25 से 27 साल पुरानी है। जी हुजूर, ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। तो अब्बास साहब से दोस्ती मेरी 25 साल 27 साल की है जी। और वो जब पटना में रहा करते थे उस टाइम से हमारी दोस्ती है। पहले आलमगंज में वो शाह कॉलोनी में रहा करते थे जी। और उनका कुछ अपना मशगूलियत था, उसके बाद वो दिल्ली चले गए, लेकिन हमसे ताल्लुकात एक साथ जैसे है वैसे आज भी है। उनसे बात हुआ करती थी, पटना आते थे तो भी हमसे मुलाकात करते थे। मतलब बचपन की दोस्ती इसको बोले, मतलब जवानी की दोस्ती थी। अब तो बुढ़ापा आदमी चलाया, बुढ़ापे में आ गया। माशाल्लाह, आप जवान अभी हैं। तो कहने की बात यह है कि सैयद अफजल अब्बास साहब जो बिहार से शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, तो उन्होंने जो है कुछ मैसेज दिया है इनॉग्रल स्पीच में कि भाई हमको यहाँ पे काम करना है, हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। तो इन सब स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दिया है, इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? देखिए, वो शुरू से ही थोड़ा दूसरे टाइप का इंसान है। पैसे की तरफ ना वो भागा और ना ही भागेगा, यही बता देते हैं। दूसरी को मेरा दोस्त है, इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं जी। गा ये जो बोल रहे हैं तो दोस्ती के नाते बोल रहे हैं। तो भाई वो चेयरमैन है, इसलिए अदब से उनका नाम लेना होगा। और हमको नहीं लगता है कहीं पे और लोग जो पिछले इसमें गुजर चुके हैं, जो अफरा तफरी का आलम कहा, सारे गरीब लोग जो रोया करते हैं, जिनके साथ जाती हुई, हमको नहीं लगता कि अब्बास साहब ऐसा करेंगे। और कुछ ऐसा काम करके दिखाना होगा उनको कि आने वाली नस्ल वो रहे ना रहे, लेकिन लोग उनको याद करें। जी, मेरा सवाल अब जनाब धीरेंद्र साहब से है, धीरेंद्र सिंह जी से है, जो रूबी भाई के दोस्तों की महफिल में अभी बैठे हैं। तो जनाब धीरेंद्र जी, आप ये बताइए कि सैयद मोहम्मद तारिक उर्फ रूबी भाई को आप कब से जानते हैं और इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार प्रकट करें आप। रूबी भाई को हम कम से कम 15-20 साल से जान रहे हैं जी। और 15-20 साल से जाने और इनका नेचर देख रहे हैं जी कि ना हिंदू ना मुस्लिम जी सबको एक साथ लेके चलते हैं और भाईचारा बना के रखते हैं जी। और ऐसे ऐसे इंसान को साथ दोस्ती करने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं जी। और इतने बड़ी एरिया मुस्लिम एरिया में और हिंदू होकर इनके घर में आके रहना सहना उठना बैठना और कोई भेदभाव नहीं है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो आप लोगों ने देखा कि धीरेंद्र जी के कितने अनमोल ख्यालात, उनके विचार हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया कि रूबी भाई इतने फ्रेंडली इंसान हैं और ज़ात पात ऊंच नीच धर्म जाति से वो ऊपर उठे हुए नेता हैं।
तो जितेंद्र जी ने कहा कि मुस्लिम एरिया है, मैं यहाँ आ करके रहता हूँ और बिल्कुल सुकून चैन से बिना दिल में डर लिए, ये रूबी भाई के अखलाक मोहब्बत जो उनको सुरक्षा का भाव देता है। तो जितेंद्र जी की ये ख्याल है। अब मैं जनाब सरफराज साहब से मुखातिब हूँ, आप भी बहुत पुराने इनके मित्र हैं। आप बताएं जनाब रूबी साहब के बारे में, रूबी भाई के बारे में क्या ख्याल आपका है, आप क्या सोच रखते हैं इनके बारे में? हम सब बहुत ही पुराने दोस्त हैं, बचपन से साथ रहे और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं दिल के भी, और हर एक चीज़ में शामिल रहते हैं, खुशी में गम में जो भी हो सबसे आगे रहते हैं और बेचारे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो हम बयान कर सकते। अभी मेरा सवाल ये है कि जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब का जो मूवमेंट हुआ, वो शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए गए, बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन, उसमें रूबी भाई का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम रहा और इसमें लोगों ने देखा इनकी एक्टिविटी को, हाउ अलर्ट एंड हाउ एक्टिव ही इज़। तो आप जो नए एक करियर में आए हैं, पॉलिटिक्स में अभी आए हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं सरफराज साहब? उनके बारे में हम यही कहेंगे कि वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं, हमारा पूछना ये है कि इस पॉलिटिक्स वाले कैरियर को चूज़ किया उन्होंने, रूबी भाई ने, इस पॉलिटिकल कैरियर, इस नए कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये कामयाब हो पाएंगे पॉलिटिक्स में या इनकी क्या? बहुत अच्छा काम करेंगे जी, जैसा इनका सोच है उस हिसाब से ये बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत आगे बढ़ेंगे। इनका दिल, इनका दिमाग बहुत चुस्त टाइप का है और हमेशा गरीबों का मदद किया है इन्होंने और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। जी जनाब सैयद आफ्ताब आलम साहब हमारे बीच हैं, ये भी रूबी भाई के बहुत पुराने फ्रेंड हैं, मैं जानता हूँ इन्हें। तो आफ्ताब साहब आप बताइए कि रूबी भाई के बारे में, कि जो नए पॉलिटिकल करियर में इन्होंने कदम रखा है, पहले से पॉलिटिक्स में थे, अभी वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में वो आ गए हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है आफ्ताब भाई? रूबी साहब का पॉलिटिक्स में आना और अफजल अब्बास का चेयरमैन बनना, ये अपने आप में एक निशानी है जी, जो रूबी बाबू ने बाखूबी अंजाम दिया है। जी, अफजल अब्बास को चेयरमैनशिप के इसमें उन्होंने बहुत कोशिश किया है और अपने जगह पर से ये बहुत आगे लेके उनको बढ़े भी, और उसमें इन्होंने अपना भी योगदान इतना दिया कि पटने के सारे लोग रूबी ही को जान रहे हैं कि रूबी क्या है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि रूबी बाबू हैं कौन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रूबी बाबू हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बचपन के और बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे भाई जैसे हैं और उनके यहाँ हमारा आना जाना सब कुछ है। तो रूबी बाबू जब यहाँ से अपने आप को ये लाइट किए हैं, मतलब यहाँ पर उन्होंने अपना जो नेचर अपना दिखाया है लोगों को, तो उससे बहुत से लोगों को ये वहाँ पर इनको पहचान बनी है कि रूबी बाबू कौन है। तो जनाब रूबी भाई साहब मशहूर हैं, तो मैं भी आपको रूबी भाई ही कहूँगा, बड़े भाई हमारे आप हैं। तो हमारा कहना ये है कि जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब को बिहार से शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। बहुत सारे लोग दावेदार रहे होंगे, इसके उम्मीदवार रहे होंगे, तो इनको जो बनाया गया इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इन्हें क्यों बनाया गया? और ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि अफजल अब्बास एक साफ छवि का इंसान है जी, और हमारा दोस्त है, हम जानते हैं। दूसरी बात कि नीतीश कुमार इस काबिल उस इंसान को समझा जी, कि इनको ये सपुरद कर दिया जाए और ईमानदारी से ये चलाए। सबसे बड़ा मतलब है कि नीतीश कुमार जी का मैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं जी, और जितने भी शिया तबके के लोग हैं, हम तो सुन्नी हैं, वो मेरा दोस्त है, वो शिया है, लेकिन फिर भी ये जात पात नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब उन्होंने जो चुना है तो कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छाइयाँ पाई होगी जी, और अफजल अब्बास को भी वैसा ही खड़ा उतर के दिखाना होगा। जब नीतीश कुमार ने अगर भरोसा किया है और अफजल अब्बास को एक शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मतलब नॉमिनेट किया था, तो उनको भी उसी हिसाब से काम करना होगा। और आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि उन्हें काम करना हो, तो क्या वो इस जिम्मेदारी पे खड़े उतरेंगे जो नीतीश कुमार ने उनमें विश्वास दिखाया है कि हाँ ये अच्छा काम कर सकते? क्या आपको क्या लगता है कि वो उस पर खड़े उतरेंगे, ईमानदारी से काम है और कोई तरक्की का काम हो सकेगा? वो तो वक्त बताएगा जी, और उनका अपना खुद का जो करना है उनको दिखाना है। देखिए, पब्लिक तो चुनती है और उसका शिया वक्फ बोर्ड का भाई पहले भी चेयरमैन थे
अभी भी नए बने, हर साल हर 5 साल पे बदलते रहेंगे। जिसका जितना कारनामा होता है उसका नाम होता है जी। अब अफजल अब्बास को अपना दिखाना है, अपनी छवि को दिखाना है कि वो किस तरह का इंसान है, जो शिया कौम है उन लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं, जो गरीब है, जो बेवा है, मिस्कीन है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये तो लोग ही बताएंगे ना, वो तो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर कहीं पे कोई उनको कमी महसूस होगी तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। मतलब गोया ये कि अगर कुछ आपकी आपकी जरूरत उनको होगी, आपके समय की जरूरत होगी, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आपके बिल्कुल, देखिए हम एक छोटा सा मतलब कारोबारी आदमी है, मेरे भी 20 बच्चे हैं, हम भी 2 पैसे के लिए मेहनत क्या करते हैं। तो मेरे काम के अलावा जो मेरा टाइम बचेगा, अगर वो मेरे उस लायक समझेंगे तो हम जरूर उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये थे जनाब जी, जनाब रूबी साहब के ख्यालात। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी के जो इनके अपने जो इनके मीन्स हैं, जो काम करते हैं, जो इसका वाटर मिनरल वाटर का प्लांट है, रेडीमेड दुकान है, उस कारोबार के बाद जो वक्त बचेगा ये जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब को वक्त करते हैं ये। और इन्होंने कहा ये कि नीतीश कुमार जी ने विश्वास उनमें दिखाया है तो बिल्कुल विश्वास को खड़े उतरेंगे, वक्त बताएगा, लेट द टाइम जज, मतलब कि समय को ये फैसला करने दिया जाएगा, तो इंशाअल्लाह वो सब आगे अच्छा होगा। तो हम लोग गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जनाब सैयद मोहम्मद तारिक साहब और शोई भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी, उनके बारे में हमारा सवाल है कि 15 साल जो उनका शासन रहा अभी आपके 2005 से 2020 तक, ये शासन काल कैसा रहा? आपने इस 15 साल में आपने बच्चों को बड़ा किया है, आप उन्हें एजुकेट किया है, तो आप बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है उनके आपके मतलब शासन को, तो आपका क्या कहना है पिछले 15 साल का शासन 2005 से 2020 के बीच का 15 साल का मुख्यमंत्री जी का शासनकाल कैसा रहा? क्या विकास के काम हुए, आप बताएं। देखिए ऐसा है कि पहले स्कूल हमारे बच्चे जाया करते थे जी, तो आने और जाने में काफी टाइम का कंजम्पशन होता है। हाँ। आज के डेट में इतना सारा पुल बन गया है कि टाइम से छुट्टी हुई और कुछ ही देर में बच्चा घर आ जाता है, ठीक है। तो ये हरासमेंट से बच्चा भी बचा। दूसरी बात कि आप काम का जहाँ तक बोलते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी, काम दिखता है, काम दिखता है। और उन्होंने जो काम किया है वो तो लोग जो जाते होंगे, यहाँ से रांची जाते होंगे, यहाँ से टाटा जाते होंगे, कलकत्ता है, दिल्ली, हर रोड को आप देखिएगा कि रोड ऐसा हो गया है कि ट्रेन से जाइएगा और रोड से जाइएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की सरकार के बारे में आप कह रहे हैं जी। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि लखीसराय हो या कोई ऐसी जगह हो, किसी भी जगह से पटना में आना हो तो 4.5-5 घंटे में आप बाई रोड पहुंच सकते हैं। क्या इसे बिलीव करते हैं आप? क्या एक्सपीरियंस किया आपने? अभी हम ये मानिए अभी इलेक्शन में हम गए तो एक जगह मानिए नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम था और हम अफजल अब्बास साहब के थे, साथ थे, 2-2.5 महीना मैंने अपना कारोबार छोड़ के उनके साथ लगे थे, इलेक्शन कैंपेनिंग में। हाँ, कैंपेनिंग में थे। तो जब हम जाया करते थे तो वहाँ देखा कि पहले किसी जमाने में गए थे, आज से 20 साल पहले, तो वो देहात दिखता था, लेकिन अब वो देहात नहीं उसको बोला जा सकता, वो शहर जैसा दिखता है। रोड भी वैसा ही है, हर गांव में चापा नल आपको मिलेगा और लाइट की सुविधा मिलेगी। तो हमको नहीं लगा कि पटना और देहात लोग जो बोलते हैं वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आया। वहाँ भी शोरूम आपको नजर आया, पटना में भी शोरूम नजर आता है। पहले था कि हर लोग आते थे पटना हर चीज मार्केटिंग करने, हर चीज अवेलेबल वहाँ, इसलिए कि रोड सही है, आने और जाने में डिस्टेंस बहुत कम पड़ रहा तो लोग वही जा उतना। अच्छा, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा गांव देहात की जगह में भी शोरूम है, इस शोरूम के गांव देहात में होना जी, क्या ये शासन व्यवस्था का कुछ ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से हर जगह शोरूम है? क्या शासन व्यवस्था का इसमें हाथ है? क्या पुलिस की व्यवस्था का इसमें हाथ है? बिल्कुल। पहले जैसे दुकानदार डरा करता था, हम भी एक दुकानदार हैं, मेरा भी दुकान है, तो टाइम दे के मतलब 7 बजे से लोग लग जाते थे कि अब भाई कस्टमर है भी तो बंद करो, 8 बजेगा भाई बंद करके निकलवा। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं है, बिंदास होकर दुकानदारी लोग करते हैं। चाहे वो मेरे मार्केट में मतलब सोने की दुकान है और 2-4-10 दुकान है, काफी भीड़ रहती है, और हमारा रेडीमेड का दुकान है, तो आराम से काम किया करते हैं। कहीं से डर भय ऐसा हमको कुछ नहीं लगता। ये तो राजधानी का मामला है। आप गांव जैसे जहानाबाद हो गया, आपका मसौड़ी हो गया, आप भागलपुर हो गया, गया हो गया, क्या वहाँ भी यही माहौल? वहाँ भी बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं और वहाँ आप जहानाबाद में आप देख लीजिएगा, स्टेशन से उतरते ही आपको सारा शोरूम नजर आ जाएगा, हर चीज का बड़ा बड़ा शोरूम है। गया आप जाइए, गया में नजर आ जाएगा,
तो ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह अब एक शहर जैसा बन गया। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है, जिन्होंने आज मतलब कारोबार हो, बिजनेस हो, उसको बढ़ावा दिया है। लोग खुल के काम किया करते हैं। स्वास्थ्य सेवा के बारे में क्या कहना है आपका? स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ के सेक्टर में नीतीश कुमार जी ने काम किया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए तो उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं है। आप पहले पीएमसीएच पटना में था, आप देख लीजिए जी तो पहले इमरजेंसी किस टाइप का था और अभी इमरजेंसी किस टाइप का है। जी। पहले था कि लोग आए और मतलब कोई उसका रूल रेगुलेशन नहीं था। आज के डेट में देखिएगा कि गेट पे पुलिस रहती है, फालतू लोग नहीं जा सकते हैं, जो उसके साथ अटेंडेंट है वही जाएगा। और ट्रीटमेंट जो है वो पटना में मतलब इसमें पीएमसीएच में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो किसी चीज की कमी है। मतलब कि माहिरीन एक्सपर्ट डॉक्टर्स पीएमसी में भी है, बिल्कुल, IGIMS है, एम्स है, बिल्कुल। ये सब जो है नीतीश कुमार जी की देन है। देन है, आपका जाहिर ये सी बात कहना है। है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे सेहत मोहम्मद तारिक रूही भाई। इन्होंने नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार साहब के बारे में इन्होंने अपने ख्यालात का मुजाहरा किया। मैं मोहम्मद परवेज अनवर, बिहार दर्शन न्यूज चैनल का न्यूज रिपोर्टर, फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर। मैं अभी मौजूद हूँ सैयद मोहम्मद तारिक उर्फ रूही भाई के आवास पर लाल बाग में। रूही भाई एक बड़े नेता हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब बिहार से शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, उस रोज जो उनका मैनेजमेंट था, जिस दिन उनको चेयरमैनशिप की कुर्सी मिली, खत मिला, नीतीश कुमार जी ने उन्हें चेयरमैन बनाया, उस दिन जो समर्थकों की भीड़ थी बाहर, जो अरेंज ऑर्गेनाइज भीड़ थी, उस सब कुछ ऑर्गेनाइज जो है जनाब रूही साहब ने किया। फिर सैयद अफजल अब्बास साहब जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं, समर्थकों की भीड़ जो है वो हज हाउस से लेकर पटना सिटी की तरफ बढ़ती है। ये सारा काफिला ऑर्गेनाइज रूही साहब के जरिए किया गया था। उस वक्त हर लोगों के जबान पे एक ही नाम था, भाई रूही भाई, रूही भाई। तो इनकी जो है मैनेजमेंट पावर, इनका ऑर्गेनाइज करने का तरीका, और ये सैयद अफजल अब्बास साहब के कितने करीबी दोस्त हैं, उनके चेयरमैनशिप पे कितना खुश है, ये सब लोगों ने देखा। तो इसी कड़ी में हम आज मौजूद हैं सैयद मोहम्मद तारिक उर्फ रूही भाई से बात करने के, उनके बारे में जानने के लिए, आवाम जाने कौन रूही साहब हैं और क्या सोच रखते हैं, क्या इनके आगे का फ्यूचर प्लान है। तो जनाब सैयद मोहम्मद रूही तारिक साहब उर्फ रूही भाई, मेरा आपको सलाम अर्ज़ है और मैं आपसे जो है आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि आपका फुल नेम बताइए लोगों को। मेरा फुल नेम है सैयद मोहम्मद तारिक और निक नेम है रूबी। रूबी नाम से सब लोग जाना करते हैं। और जी, आप कहाँ के बाशिंदे, ऑरिजिन कहाँ से, आप बेसिकली किस जगह के हैं? आलमगंज बंगाली टोला का पैदाइश हूँ, वहीं रहता हूँ, वहीं बचपन गुजरा और वहीं मेरे माँ बाप सारे लोग वहीं हैं, पूरी फैमिली वहाँ रहा करती है। जी। और आपके वालिद साहब क्या शक्ल से, क्या काम करते हैं वालिद साहब के? मेरे वालिद साहब उस टाइम जब हम छोटे थे, मैं 2-2.5 साल के थे, तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जी। लेकिन जब होश संभाला तो ये पता चला कि वो पनामा कंपनी थी, उसमें उनका जॉब। जी। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहनें, 2 बड़ी बहन है और दोनों मैरिड है। एक मेरे बड़े भाई 15 साल हमसे बड़े हैं, वो भी मैरिड है, सबसे छोटे हैं। मतलब बेसिकली आपके बड़े भाई, अब छोटे आप रहे होंगे तो आपकी माँ और आपके बड़े भाई आपके गार्जियन रहे आपके पालन पोषण में। चलिए अच्छी बात है, पालन पोषण उन्होंने इच्छा किया, आप कामयाब इंसान जिंदगी में बने। आप बचपन में हमारे फादर डेथ किए जी। और जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो मेरी माँ डेथ की। तो मेरे भाई, मेरे बाप भाई, सारा गार्जियनशिप उन्होंने गुजरा मेरे साथ। क्या नाम है आपके भाई साहब का? मेरे भाई का नाम है अब्दुल वहाब जी। और छोटा मोटा मेडिसिन का उनका बिजनेस है। जी। तो अब रूबी भाई, हमारा आपसे सवाल ये है कि अभी आपका प्रोफेशन क्या है, क्या आपका लाइवलीहुड के लिए क्या काम करते हैं, जीवन यापन के लिए क्या काम क्या करते हैं आप? मेरा एक मिनरल वाटर का प्लांट है जी। छोटा मोटा है, उसी से अपना घर चलता है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। जी। एक छोटे से कपड़े की दुकान है रेडीमेड, जी। वो भी हम नहीं बैठते हैं, मेरे कज़न है वो लोग बैठा करते, कभी कदार हम जाया करते। जी। तो हमारा अब सवाल आपकी अपनी पर्सनल फैमिली के बारे में, आपकी शादी कहाँ हुई, आपकी शरीक हयात यानी आपकी अर्धांगिनी, आप उनके बारे में कुछ शब्द कहें, आपके कितने बच्चे हैं उनके बारे में कुछ आप बताएं। शादी मेरी मोहल्ला पीर बहोड़ में हुई जी। और हमारी वाइफ है जो ग्रेजुएशन की हुई है, तो हाउस वाइफ है वो। जी।
4 बच्चे हैं हमारे। बड़ी बेटी है जो पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में ऑनर्स किया। जी सेकेंड बेटी मेरी BBA फाइनल ईयर मगर महिला से गोपी की है। जी। थर्ड बेटा है वो भी BBA फाइनल ईयर में है। हम्म। और एक हमारी सबसे छोटी बेटी है जो 5th में पढ़ती है CBSE बोर्ड में। तो मतलब जनाब मोतीलाल नेहरू साहब जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उनका कहना था कि एक गार्जियन जो वालिदैन या वालिद पिता अपने बाल बच्चों को सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है वो है एक अच्छा एजुकेशन। तो मैंने महसूस किया कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेट किया है, बहुत अच्छा आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं। तो आप बताएं समाज को, आवाम को, बहुत लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आप बताएं ताकि जो गार्जियन है अपने बच्चों को एजुकेट करें, जो बच्चे पढ़ने वाले एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंट है वो समझे। आपका क्या ख्याल है एजुकेशन और विद्या शिक्षा के बारे में, तालीम की क्या अहमियत है? देखिए एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि आप पे कहीं भी मतलब बेरोजगारी नहीं, एजुकेशन से आप कहीं भी किसी शहर में भी आप रह सकते हैं। इंग्लिश अगर किसी ने ऑनर्स किया तो इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है कि किसी भी शहर में किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो उसका एक रिस्पॉन्स दे कोई भी आदमी। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है हर बच्चों के लिए, चाहे मेरे बच्चे हों या किसी के बच्चे हों। इंसान को आधा पेट खाए लेकिन एजुकेशन मस्ट है, एकदम फॉर्मेटिव मस्ट है। आपका कहना है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि वही उनके रोजी का आगे चल के जरिया बनेगा और एक रोशन जहन जो होता है, रोशन जहन तालीम से ही पाया जाता है। या आपका ऐसा सोच ऐसे को आप मानना आपका है कि किसी इंसान का जहन अगर रोशन होगा तो वो तालीम पाया हुआ इंसान जो उसका जहन ज्यादा रोशन होगा वो जिंदगी ज्यादा बेहतर तरीके से जी पाएगा।